नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश में जहां एक तरफ 3.2 लाख नए कोरोना के मामले आए, तो वहीं राहत की खबर और ध्यान देने वाली खबर यह है कि 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट से बाहर भी हुए हैं। तो फैसला आप पर है कि आपको संक्रमण के आंकड़ों पर नजर डालनी है या फिर जो लोग स्वस्थ हुए हैं उन आंकड़ों पर नजर डालनी है। तो वहीं आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की नई लहर ने तबाही मचा रखी और हर दिन कोरोना के मामले 3 लाख के पार जा रहे हैं, जिस कारण एक्टिव केसों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी तो जरूर हुई है। इस संकट के बीच राहत की खबर है कि मंगलवार को देश में कोरोना के मामलों में कुछ हद तक गिरावट भी आई है। बीते 24 घंटे में देश में 3,23,000 से अधिक नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना संक्रमण से 2,771 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो वहीं कोरोना संक्रमण के बीच राहत भरी खबर यह है कि देश में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर भी अब जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट देखी जा सकती है। तो इसी पर बात करने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से पूरे देश में इस समय कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, रोज नए रिकॉर्ड संक्रमण के कोरोना के बनते दिखाई दे रहे हैं, न सिर्फ देश में बल्कि हर राज्य में कमोवेश यही स्थिति है। लेकिन क्या रमेश जी हमें अब इस और ध्यान नहीं देना चाहिए कि जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लगभग उससे थोड़ी ही सही लेकिन उसी रफ्तार से कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र और दिल्ली में तो अब कोरोना संक्रमण में गिरावट भी देखी जा सकती है। तो अब बड़ा सवाल रमेश जी यही है कि इस हाहाकार भरे माहौल में राहत की खबरें अगर आ रही हैं तो क्यों ना उन राहत की खबरों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। रमेश जी। जी, वो सही कह रहे हैं कि एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि आप ग्लास को कितना देखते हो। आधा भरा हुआ है तब आपको निराशा होती है और आधा भरा हुआ है तब भी आप एक आशा की दृष्टि से देखते हो। तो आशा और निराशा के बीच में ये कोरोना के जो आंकड़ों की बयानबाजी के ऊपर जाते हैं तो निश्चित रूप से एक अलग तरह की तस्वीर उभर करके सामने आती है। लेकिन उसी आंकड़े को अगर आप पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये बहुत एक सुकून भरा जो है एहसास भी दिलाती है आपको कि अगर 3 लाख अगर संक्रमितों की संख्या है उसमें से 2.5 लाख से भी ज्यादा अगर ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम ग्लास को भरे हुए की तरफ ज्यादा देखते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक जो आकलन है या मनोवैज्ञानिक जो हमारा सोच है, दायरा है, उसको हम किस रूप में देखते हैं। अगर सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो सारी चीजें आपको अच्छी नजर आएगी, आशावादिता भरी नजर आएगी। और कोरोना महामारी कोई आज का संकट नहीं है, यह 365 दिन पहले साल भर का संकट था और साल भर के दौरान भारत ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड किस तरह से लिया, कैसा काम किया, यह भी देखना जरूरी है। वही धरातल की जो मजबूती थी, जो नींव में उस समय जो आपने काम किया, उसका नतीजा है कि आज हम रिकवरी रेट में बहुत ज्यादा आगे है। दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है और उस हाहाकार के बीच में ये जो सेकंड वेव आई है वह जरूर भारत को बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित किया। लेकिन इसके अपने कुछ मायने हैं, इसके अपने कुछ तरीके हैं। लेकिन हम उन मायने और तरीकों को अगर इस तरह देखें तो निश्चित रूप से आने वाले दिन और भी ज्यादा सुकून भरे होंगे जब आज हम उस आकलन स्थिति का करते हैं कि हमारे पास में गिलास आधे से भी ज्यादा भरा हुआ है तो वह निश्चित रूप से धीरे धीरे पूरा गिलास भरता हुआ आपको दिखाई देगा। बस धैर्य और संयम की जरूरत होती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका आकलन भले ही किस रूप में किया जाए और हकीकत में अगर देखा जाए तो हकीकत का जो धरातल है वो भी उतना ही मजबूत है, क्योंकि सारा जो आपका सिस्टम है वो कोरोना की महामारी के संकट
संक्रमण को रोकने में लगा हुआ है। चाहे सरकारें हो, चाहे हर व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपनी तरफ से आगे बढ़ करके इस महामारी को रोकने के लिए प्रयास करता नजर आ रहा है। किसी किसी रूप में वह एक दूसरे की मदद कर रहा है। यह जो मदद, सहयोग और समन्वय की जो भावना है, यह हमारे विरासत में मिली हुई है। सांस्कृतिक धरातल के मूल्य पर हम इतने मजबूत हैं कि अगर पड़ोसी भी, अगर किसी को जुकाम होता है तो तकलीफ दूसरे व्यक्ति को भी होगा, उसके पड़ोसी को भी होगा। एक दूसरे के साथ में सहयोग करेगा, वो एक दूसरे के साथ में जो इंटरेक्ट करके उसकी तकलीफों को दूर करने का भी प्रयास करेगा। लिहाजा भारत की जो स्थिति है आज की, वह इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कि हम लोग सहयोग और समन्वय से मिल करके काम करते हैं, तो आज कोरोना की जो स्थिति हमको दिखाई दे रही है और जो हम रिकवरी रेट में आगे बढ़ते जा रहे हैं, निश्चित रूप से एक संतोष का विषय है। और उसी संतोष को, भरोसे को मजबूत करने की जरूरत है कि एक एक दिन हमारा किस तकलीफ और मुसीबत से गुजरा है उसका एहसास करते हुए हम उन तकलीफों को अपना आधार बनाते, मजबूत बनाते हुए हम आगे की जो हमारे जो रास्ता है उसको थोड़ा ठीक कर सके। निश्चित रूप से यह जो आप बता रहे हो और जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, वे सुकून भरे हैं कि हम लोग कोरोना के संक्रमण को रोकने में काफी हद तक जो है सफल रहे हैं। सरकारें अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। कोई जमाने में अगर साल भर पहले की अगर बात करें तो खाने पीने और अन्य संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में हम काम कर रहे थे, लेकिन आज जब ऑक्सीजन या दवाइयों की कमी से हम जूझ रहे हैं तो पूरी दुनिया हमारे साथ में खड़ी है। दुनिया के लगभग 30 से भी ज्यादा देश 24 घंटे भारत की इस जो है तकलीफ में साथ खड़े हैं। चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, जापान हो, फ्रांस हो, इटली हो, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि हमारे को जो मदद करने में पीछे हट रहा है। 24 घंटे काम चल रहा है। निश्चित रूप से यह लीडरशिप का भी असर पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है कि लीडरशिप में या उनके कार्य और व्यवहार से पूरी दुनिया है उनके साथ खड़ी है कि भारत में निश्चित रूप से ये जो सेकेंड वेव थी बहुत तकलीफ दे रही है और उस तकलीफ को दूर करने के लिए दुनिया भर के संसाधन जो है भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से भेज रहे हैं ताकि किसी तरह से इसको कंट्रोल करें। और ये पिछले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे जो क्रूशियल रहे हैं, उनके क्रूशियलिटी को आज की जो है समय में देखें तो वो फायदे का सौदा बनता जा रहा है कि हम रिकवरी रेट में जो है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, संक्रमण को रोकने में सफल हो रहा है। चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, दवाइयों का मामला हो या अन्य मेडिकल संसाधन। कहीं अब देखने वाली बात यह कि जिस प्रकार से चिकित्सीय सुविधाओं में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और पहले भारत ने शुरुआत में दूसरे देशों की मदद करी थी और अब दूसरे देश अब भारत की भी मदद करने को आगे आए हैं। तमाम, अगर हम बात कर ले अमेरिका की, सऊदी अरेबिया की और भी ऐसे कई देश हैं, फ्रांस की हम बात कर ले, वो सभी अब भारत की मदद करने को आगे आ चुके हैं। ऑक्सीजन की जो कमी देखी जा रही थी धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब वो कमी भी धीरे धीरे पूरी हो रही है। यानी कि नेगेटिव से सही मायनों में अगर नेगेटिव पॉजिटिव का अर्थ अगर हम लें तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अब धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। रमेश जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से विशाल हमारे साथ में जुड़ चुके। विशाल, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से देश के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं और ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है ठीक होने वालों का। और एक्टिव केस की भी अगर हम बात करें तो 67,660 की बढ़त हुई है हालांकि, लेकिन 14 दिन में ये सबसे कम एक्टिव केस है। और पिछले 7 दिन की अगर हम बात करें तो पूरे देश में 16 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना के इस संक्रमण को मात दे चुके हैं। विशाल, उत्तराखंड की क्या कुछ स्थिति है, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा कि लगातार उत्तराखंड में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं पर शासन और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जैसे कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि सभी अपने अपने हिसाब से जिलों का जो आंकड़ा है वो अपने पास रखें और जो जरूरत पड़ती है जिले के स्थिति को सुधारने के लिए वो बेहतर से बेहतर इंतजाम करें। उसके लिहाज से देखा भी जा रहा है कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने अपनी अपनी जो कमान है वो मजबूत कर ली है। जो अपने पुलिस प्रशासन है उसकी टीम को लगा दिया है चप्पे चप्पे पर। और जिस तरह से हम देख ही रहे हैं
कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उमंग बड़ा आंकड़ा हमारे पास है। अब तक लगभग 1,50,000 के आसपास जो लोग थे वो पॉजिटिव हुए थे, लेकिन अगर बात करें तो ज्यादातर जो केसेस हैं वो स्वस्थ होकर के अपने घरों को लौट चुके हैं, और अभी तक लगभग 39,000 के आसपास अभी भी आंकड़ा है हमारे पास, जो कि पॉजिटिव की संख्या है। ऐसे में लगातार जहां शासन और प्रशासन तो मुस्तैदी से अपना कार्य कर नहीं रहा है, तो वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो बढ़ चढ़कर सरकार की मदद करने को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि निरंजनी अखाड़े ने भी हाल ही में अभी एक बात कही है कि वो सरकार का साथ देंगे, और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको भी वो हरिद्वार में तमाम व्यवस्था कराएंगे उसके लिए भी। और वो उनका ये भी कहना है कि वो अखाड़ों की तरफ से एक इस तरह के सिस्टम बनाएंगे ताकि जो बेड की अगर कमी देखी जाती है तो वहां पर उनका उपचार हो सके। तो निरंजनी अखाड़े ने अपनी शुरुआत कर दी है। तमाम ऐसे लोग हैं जो ऐसी जरूरत के समय पर काम आ रहे हैं, और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तो एक्टिव है ही, और लगातार वो जिलों के जिला अधिकारियों को भी एक्टिव करने के उन्होंने निर्देश दे दिए हैं। और लगातार क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से हम देख ही रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, और दिन में भी सिर्फ 2 बजे तक ही दुकानें खुली हैं, लेकिन राजधानी को पूरी तरह से कर्फ्यू कर दिया गया है ताकि जो केसेस हैं उनमें कमी देखी जा सके। और तो लगातार इस तरह की जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ पर अगर हम गौर करें तो धीरे धीरे चिकित्सीय व्यवस्था में भी सुधार हो रहा है, भले ही उत्तराखंड की बात करें, राजस्थान की बात करें, या फिर देश के किसी अन्य राज्य की बात करें। और आंकड़ों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आज की तारीख में ये ज़रूरी हो गया है कि ठीक है, संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो थोड़ा डराने वाले ज़रूर है, लेकिन उसके बाद में हमें नज़र जो ठीक हो रहे हैं व्यक्ति, उन आंकड़ों पर भी ध्यान हमें देना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें विशाल महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की अगर हम 3 दिन की बात करें, 24, 25 और 26 अप्रैल की, और आंकड़ों पे नजर डालें तो जो केसेस आए थे 24 अप्रैल को वो 67,160 थे। उसके बाद में 25 अप्रैल को ये केस कम हुए 66,191, और 26 तारीख को ये केस और कम हुए 48,700। ठीक होने वाले आंकड़ों की अगर महाराष्ट्र की बात करें, और महाराष्ट्र की बात यहां पर करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना के इस काल में महाराष्ट्र ही है। ठीक होने वाले महाराष्ट्र के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 63,818 24 अप्रैल को ठीक हुए, 61,450 25 अप्रैल को ठीक हुए, और 26 तारीख की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 71,756। और कमोबेश लगभग हर राज्य अब धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ रहा है, भले ही वो नाइट कर्फ्यू की वजह से हो या फिर सरकार और प्रशासन की सख्त तैयारियों की वजह से हो। क्या कहना चाहेंगे विशाल? अब बिल्कुल उमंग, क्योंकि जिस तरह से देखिए हमने महाराष्ट्र में देखा, दिल्ली में देखा कि जगह जगह जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो उनसे हमने सबक लिया कि जिस तरह से हम केस बढ़ रहे हैं उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और शायद यही वो पहल है जब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी सामने आए, उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू हम लगाएंगे। नाइट कर्फ्यू के बाद उन्होंने 2 बजे तक दुकानों की छूट भी दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अब पूरी तरह से कह दिया है, जिलाधिकारियों को ये कमान सौंप दिया। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजधानी देहरादून में तो इसको कंट्रोल में किया ही जा रहा है कि 3 मई तक तो सभी चीजें जो है वो बंद कर दी गई है, एक तरह से कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन तमाम ऐसे जिले हैं जो जहां पर लगातार, क्योंकि अभी वहां पर केसेस बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में क्योंकि लगातार वो अपनी कमान संभाले हुए हैं जिलाधिकारी, और लगातार वो इस पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि कहां पर किस तरह की व्यवस्था है। अगर कहीं पर भी चूक हो रही है तो वो जाकर के उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं मौके पर, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि तीरथ सिंह रावत लगातार वो अपने मंत्रियों के साथ एक्टिव मोड पे रहे हैं, और वो मंत्रियों को भी कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्रियों को आदेश देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे, और वहां के जो स्वास्थ्य निर्देशक होंगे या फिर जो भी कर्मचारी होंगे स्वास्थ्य के, उनसे वो जुड़ेंगे, उनसे वो बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि व्यवस्थाएं क्या है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ये नई पहल यहाँ पर उन्होंने कर दी थी कि अब जिस तरह से जो केसेस है उनको कम किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने कोविड कर्फ्यू लगा दिया है। तो इसके मामले अब देखे जा रहे हैं कि काफी अब घटने की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से लगातार जो केसेस बढ़ रहे थे वो 4.5, 5 और 6 तक के आंकड़े पहुंच जा रहे थे, अब उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है उमंग। और कोशिश यही है सरकार की कि जल्द से जल्द हमारे जो लोग हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, और जल्द से जल्द वो अपने घरों को लौटे स्वस्थ होकर के, ताकि हम एक दोबारा से जो अपनी आजीविका है उसको चला सके उमंग। ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। खैर विशाल हमारे साथ में बने रहिए। आपको बता दें कि डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, पूर्व डीजी चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप?
लगता है किसी तकनीक खामी की वजह से उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। मुकुल शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मनोचिकित्सक हैं। मुकुल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, और बहुत जी अच्छी पहल है आपकी। बिल्कुल बहुत मुकुल जी, पॉजिटिव जानना सुनने चाहेंगे को मिल आपसे, रहा है। जिस प्रकार से इस समय जो मनोस्थिति पूरे देश के लोगों की बनी हुई है, वो हम कह सकते हैं कि एक डर, एक अनजाना सा डर बना हुआ है। जो लोग अभी फिलहाल ठीक हैं, जिनको संक्रमण ने छुआ नहीं है, उनके मन में ये अनजाना डर है, न जाने कब कहां से ये संक्रमण हमें भी अपनी चपेट में ले ले। और जो संक्रमित हो चुके हैं, वो समाचार पत्रों के माध्यम से, तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से इस प्रकार की खबरें जो हर राज्य से, राज्य के हर शहर से दिखाई दे रही हैं, अस्पतालों के हालात दिखाई दे रहे हैं, उनको शमशान घाट की तस्वीरें दिखाई जा रही है, कब्रिस्तान की तस्वीरें दिखाई जा रही है, तो उनकी जो मनोस्थिति है वो धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि वो अच्छी से बेकार होती चली जा रही है। तो क्या मुकुल जी, आज की तारीख में ये जरूरी नहीं है कि अब उन मरीजों की, या जो घर पर बैठे हैं, उनकी भी मनोस्थिति को बढ़ाया जाए, उनके मन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए कि ठीक है वायरस का खतरा भी है, लेकिन इस खतरे का हम मुकाबला कर सकते हैं, ना कि हम इससे डरें। क्या कहना चाहेंगे मुकुल जी? देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। और अभी जो पोजीशन है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 74% के आसपास जो आंकड़े आए हैं वो पॉजिटिव आंकड़े हैं जी। 2 दिन पहले का जो आंकड़ा है वो 1,38,000 पेशेंट अब तक हमारे पास थे उत्तराखंड में, जिसमें 1,06,700 लोग ठीक होकर वापस अपने घर गए हैं, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उनकी जो ये एक तरह से आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन हमारा जो मनोविज्ञान है, हमारी जो देखने का नजरिया है, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता। हमारे पास घर में लॉकडाउन होने के बाद हमारा टीवी बजता है, और टीवी के अंदर क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है वो बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे ब्रेन में वो कोविड का इन्फॉर्मेशन देखने के बाद हमें लगने लग गया है, और बहुत सारे लोगों को फियर, एक डर हो गया है कि हमें भी हो जाएगा, हम भी मर जाएंगे, हमें भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव बात मेरे को देखने को मिल रही है, मैं लगातार लोगों के संपर्क में हूँ कि वो ठीक होना चाहते हैं और पॉजिटिव सोच भी रहे हैं। तो एक अच्छी बात ये भी है कि वो सोच रहे हैं, और ये जो फियर है और जो डिसऑर्डर है उससे वो नहीं जाएंगे। और बहुत सारे बिल्कुल मुकुल जी, लगता है कि इस तकनीक खामी की वजह से उनसे, मुकुल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा संपर्क की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी हमारे साथ में वापस से जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ, आवाज जी इसमें एक आवाज आ रही है कुछ। जी त्रिपाठी साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? आ रही। जी त्रिपाठी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और आपसे जानना चाहेंगे सर कि जिस प्रकार से कोरोना पूरे विश्व में तो तबाही मचा ही रहा है, भारत में भी इसके जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं तक एक हद तक डराने वाले तो हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम जो संक्रमित होने वाले जो आंकड़े हैं, हमारी नज़र सबसे ज़्यादा उन्हीं पर जाती है, और हम आपस में भी, जब हम घर पर भी होते हैं या हम हमारे ऑफिस में होते हैं, तो हम बात भी उन्हीं आंकड़ों की करते हैं। अस्पतालों की अव्यवस्थाओं की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन की कमी की हम बात करते हैं, दवाओं की कमी की हम बात करते हैं, और यहाँ तक कि शमशान घाट की जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं उनकी हम बात करते हैं। क्या हमें जो ठीक हो रहे हैं लोग, और देश भर में कई ऐसे अस्पताल हैं, कई ऐसे समाज सेवी हैं, कई धर्म के लोग हैं जो पहल कर रहे हैं कोविड से लड़ने के लिए, हम उनकी बातें बहुत कम करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब हमें उस तरफ भी बढ़ना चाहिए, हमें वो सारी बातें करनी चाहिए ताकि देश में इस समय जो नेगेटिव माहौल बना हुआ है वो थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े? क्या कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हम नेगेटिविज्म तरफ, हम नकारात्मक ही सोचते जा रहे हैं, लेकिन शायद ही लोगों को नहीं मालूम, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग बहुत सफर हैं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, काशी वगैरह में। लेकिन अगर 33,000 या 34,000 हमारे केसेस हैं, तो करीब 22-24 हजार हमारे केसेस रोज ठीक हो रहे हैं जी। मतलब होम आइसोलेशन के बाद क्योर हो रहे हैं, अस्पतालों से क्योर हो रहे हैं, यानी कि जो संक्रमित होने वालों से हमारे करीब 10,000 कम है, लेकिन कम से कम ये ठीक से स्वस्थ तो घर तो जा रहे हैं जी। तो नंबर 1, लोग घबराए नहीं। 90% पॉजिटिव जो आते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, वो बिना किसी चिकित्सा की होम आइसोलेशन से, साधारण दवाइयां जो सरकार ने कही है, डॉक्टरों ने,
उनसे ठीक हो जाती हैं, 14 दिन में वो स्वस्थ हो जाती हैं। अब आती है 10% की बात। जी 10% में से करीब 7%, 6 से 7% को ऑक्सीजन देने से वो ठीक हो जाते हैं। ना तो उनको वेंटिलेटर की जरूरत है, ना बाई पैप, ना सी पैप। 2 से 4% लोग, 5% लोग हैं अब की बार जो इस दूसरी लहर में उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन या वेंटिलेटर जरूरत पड़ती है। शुरू में सरकार जरूर कमजोर पड़ी, अचानक 10 लोगों की चाय का इंतजाम था और 500 लोग आ गए। ये वही सिचुएशन है घरों में, जैसे हमने 10 लोगों को न्योते बुलाया, अचानक 400 लोग आ गए, तो कहीं न कहीं हम उसमें पिछड़ गए, लोगों में हाहाकार मच गया और चारों तरफ शिकायत मिली। पॉजिटिव चीज ये है कि हम मास्क का प्रयोग करें, कोशिश करें कि घरों में भी मास्क का प्रयोग करें। और मास्क वो नहीं कि मुंह में लटकाए या ठोड़ी में लटकाए, ऊपर नाक से लेकर के ठोड़ी तक कवर हो, मास्क सही हो, 3 लेयर वाला कॉटन का हो या N95 मास्क हो, पूरा कवर हो और उसको धोए नहीं, धूप में 15-20 मिनट तक रख दें, वो उसके जो स्टरलाइज हो जाएगा और फिर यूज कर लें। जी और लोगों से कहें, आसपास कहें, सरकार तो कर ही रही है, भीड़ भाड़ वाले ना जाए। और मैं फिर कहता हूं कि अगले 4 महीने तक रिश्तेदारी, मुंडन, संस्कार, पार्टी, 13वीं जन्म ये भूल जाएं। ये राष्ट्र को बचाने को है, स्वयं को बचाने को, परिवार को बचाने को ये मौका है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है क्योंकि पिछले साल जब कोविड की लहर आई थी, पिछले साल जब संपूर्ण लॉकडाउन भी पूरे देश ने देखा था, उसके बाद में जैसे जैसे हम नॉर्मल की तरफ बढ़ने लगे, वैसे वैसे आपने जिन जिन चीज़ों को नाम लिया, हम हर उस चीज़ में हमने शिरकत की है। भले ही वो मरण का संस्कार हो, जन्म संस्कार हो, शादी ब्याह हो या फिर और भी किसी तरह के आयोजन हो, हमने बिल्कुल उनमें गए हैं, शिरकत करी है और बड़ी संख्या में करी है। और शायद यही वजह रही कि कोरोना की दूसरी लहर में माफ कीजिएगा, ये केस इतनी तेजी से बढ़े हैं। और अब जैसा कि आपने बताया कि अगर अभी भी आने वाले कुछ महीनों में अगर हम नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं तो आने वाले कुछ महीनों तक इन तमाम चीज़ों से हमें दूर रहना है। यारी दोस्ती रिश्तेदारी सब हमें बाद में कर लेंगे, जैसा कि कहा भी गया है कि जान है तो जहान है। बात करें अब देश में इस समय के कुल आंकड़ों की, तो ये करीब करीब 3.2 लाख से भी ज्यादा लोग संक्रमित हैं, लेकिन 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। और इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं गए, जो अपने घर में रहकर भी ठीक हुए हैं। तो चर्चा इसकी भी होनी चाहिए। रमेश जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगा। एक पंक्तियां कुछ यहां पर याद आती हैं रमेश जी, जल्द ही लौटेंगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है, जरा संभल कर रहिए, इम्तिहानों का दौर है। और इस इम्तिहान में सबसे बड़ा जो सहारा है वो है हमारे सकारात्मक विचार। क्या कहना चाहेंगे रमेश जी? वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। तो जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी अच्छे दौर आते रहेंगे। बस ये है कि जो वक्त बुरा है वो थोड़े समय का होता है। जैसे कि आसमान में घने बादल छा जाते हैं तो वो बादल लंबे समय तक टिकते नहीं है, वो आगे बढ़ते जाते हैं। जो ही सूरज वापस चमकेगा, तेज गति सूरज चमकता ज़रूर है लेकिन बादलों की ओट में छिप जाता है, और जो ही बादल वहाँ से दूर होते हैं फिर सूरज चमकने लगता है। ठीक इसी तरह से कोरोना का यह जो संकट है वो उस एक बादल की तरह से आया, कुछ एहसास कराना आया, कुछ समझाने भी आया होगा कि जीवनचर्या को किस तरह से संचालित किया जाए। यह सीखने की बात है, तजुर्बे की बात है। और तजुर्बा यह भी कहता है कि हम पीछे की तरफ पलट करके देखें, वर्तमान में जिए और भविष्य का संधान करें। तो वर्तमान को देखने के लिए हमको पीछे भी देखना पड़ता है कि साल भर तक हमने कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या तैयारियां की थी, क्या क्या हमने जो है काम ऐसे किए जिसकी बदौलत भारत जो है इस कोरोना के संक्रमण से अछूता रहा। लेकिन ठीक है कि एक दूसरी वेव आई और कोरोना चूंकि के लगातार बदलता रूप और स्वरूप था तो समझने में कहीं न कहीं त्रुटि ज़रूर हुई होगी, लेकिन उस पिछले एहसास को
वर्तमान में कायम रखते हुए भविष्य की तरफ निगाहें डालें तो निश्चित रूप से आने वाला जो वक्त है वो बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा। एक आशा भरी वादिता से आपको देखने की ज़रूरत है, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी की अगर बात कर रहे हो तो नेगेटिविटी तो किसी भी रूप में आ सकती है। देखने, सुनने और समझने में अगर आपके नकारात्मकता ही रहती है तो उसका तो पॉजिटिव होने की कोई उम्मीद भी नहीं नज़र आती है। और जहाँ तक कलयुग की बात कर तो कलयुग का मतलब भी यही होता है कि आप सोते ही रहते हो, मतलब जगते हुए जो व्यक्ति सोता है, जागते हुए भी व्यक्ति अगर सो रहा है तो उसको जगाने से भी क्या फायदा, क्योंकि वो तो उसमें जो है नींद के ही सपने देखता है। लिहाजा जगने की जरूरत है, आशावादिता दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की जरूरत है। और जो नेगेटिविटी से आपको जो एहसास हुआ है, जो आपको अनुभव हुआ है, उन नेगेटिविटी को छोड़ते हुए हम एक कदम आगे की तरफ पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाए, यही सकारात्मकता जो है कोरोना के संक्रमण को रोकने में मजबूती प्रदान करती है। हमारे सोच, विचार, आचार, व्यवहार में ये सारी चीज़ें काम करती है। हम जैसा सोचते हैं, विचारते हैं, वैसा ही हमारा मन बनने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक सहयोगी ने यही कहा था और मैं भी यही कहता हूँ कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमको वो दिखाई देने लगता है। तो अगर आप नकारात्मकता की ही बातें करते हो तो निश्चित रूप से हमको चारों ओर का जो वातावरण है वो नेगेटिविटी से भरपूर ही नजर आता है। और इंडिविजुअल व्यक्ति अगर सकारात्मक दृष्टि से सोचे कि ठीक है, कोरोना का संक्रमण का दौर चला है, उसमें हम अपने आप को बचाते हुए, परिवार को बचाते हुए, समाज को बचाते हुए और देश को बचाते हुए किस तरह से एक कदम आगे की तरफ बढ़े ताकि पूरा का पूरा वातावरण बदल जाए। यह बदलने की जो भावना है वह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के सोच के साथ में ही आगे बढ़ता है। इसीलिए सत्व और रज और तम की हम बात करते हैं तो सत्व और जो तम है वह तो अपने जगह पर रहता है, लेकिन रज जिसके साथ में भी जुड़ता है उसके साथ में उसकी जो है प्रबलता कर देता है, उसको ताकत ज्यादा बढ़ा देता है। तो सत्व के साथ में रज जो जुड़ता है तो सात्विक गुणों की प्रवृत्ति ज्यादा होती है और तम के साथ में अगर रज ज्यादा जुड़ जाता है तो तामसिक प्रवृत्तियों की ज्यादा होती है, नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आज की जरूरत यह है कि आपके प्रकृति के संतुलन को किस तरह से साधना है, यह साधने की जो कला है यही आगे बढ़ाती है, सकारात्मकता की दृष्टि की ओर ले जाती है। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ना जो हमारे जो हम कह सकते हैं जो हमारी जो पौराणिक संस्कृति है जिस की वजह से भारत देश को जाना भी जाता है कि भारत अपनी संस्कृति से अगर जुड़ा रहेगा, और संस्कृति का मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारी व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचा रही है। संस्कृति का मतलब यहां पर इस समय यह है कि जो भी इलाज की पद्धतियां थी, जो हमारे जीवन के तरीके थे, वो कहीं ना कहीं आज उनकी जरूरत है। और यही वो चीज है जो हमारे विचारों को एक नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर ले जाएगी। खैर विशाल, आपका हम रुख कर लेते हैं। जिस प्रकार से राजस्थान में भी आज से ही राधा स्वामी सत्संग बीलवा की तरफ से एक बहुत अनूठी पहल की गई है। सरकार की सहायता के लिए उन्होंने एक कह सकते हैं कि बहुत विशाल एक व्यवस्था करी है कोरोना के मरीजों की भर्ती की, और आज से वो शुरू हो जाएगी, जिसमें से आज 200 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध करवा दिए चुके हैं और 75 कॉन्सेंट्रेटर भी लगाए गए हैं और आगे भी ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में भी इसी तरह की एक पहल निरंकारी सत्संग भवन की तरफ से भी की गई है, तो लोग आगे आ रहे हैं धीरे धीरे। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पूरे समाज में या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है। लोग इस नेगेटिविटी को दूर कर कर, इस नेगेटिविटी के बीच में से रास्ता निकालकर सरकार की सहायता के लिए, जनता की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे विशाल? से जो केसेस हैं वो तो बढ़े ही हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सरकार का हाथ बटाने के लिए यहाँ पर लोग आगे आ रहे हैं। जिस तरह से निरंजनी अखाड़े के जो महामंडलेश्वर है उन्होंने घोषणा की है कि वो यहाँ पर एक कोविड बेड बनाएंगे, और जिस तरह से जो पेशेंट हैं जो ज्यादा गंभीर रूप से जो आ रहे हैं कोरोना के पेशेंट, उनका उपचार उसमें चलेगा और साथ ही उनको वहां पर जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि क्योंकि जिस तरह से कि मामले ज्यादा बढ़े हैं और ऐसे में सरकार के ऊपर तो लोड है ही, लेकिन ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, चाहे निरंजनी अखाड़े की बात करें तो वो आगे आ रहे हैं, वो सरकार का हाथ बटाना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं कि हम भी लोगों की सेवा करें और ताकि ये जो महामारी है हम एकजुट होकर के लड़ सके और इससे हम निजात दिला सके यहाँ के लोगों को, क्योंकि कोरोना एक बड़ी महामारी तो है ही, लेकिन हमें इसका डटकर सामना भी करना होगा
ऐसा वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार वो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के भी संपर्क में है और जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार यहाँ पर प्रदेश के हित में कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा कि अभी जिस तरह से 1.5 से ज्यादा जो लाख मामले थे वो पहुंच गए थे यहाँ पर, और लेकिन रिकवरी रेट भी काफी अच्छा रहा है यहाँ पर। अभी केसेस तो हालांकि 39,000 के आसपास है, लेकिन घबराने की कहीं ना कहीं बात सामने नहीं नजर आ रही है और लगातार किसी शासन प्रशासन मिलकर इस पर नकेल करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो मामले हैं उनको घटाने के लिए भी तमाम व्यवस्था भी यहाँ पर सुचारू रूप से चलाई जा रही है। उमा जी बिल्कुल विशाल, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब इन्हें तमाम चीज़ों की ज़रूरत भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है, भले ही इन एनजीओज़ की तरफ से या फिर समाज सेवियों की तरफ से एक ऐसा अभियान चलाया जाए ताकि लोगों के अंदर का ये जो अनजाना डर है वो खत्म हो सके। और जो देसी पद्धतियां हैं हमारे, जो हम कह सकते हैं हमारे घर की रसोई में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ये नहीं कह रहे कि उससे कोरोना का इलाज होगा, लेकिन उससे जो लक्षण जो उसके होंगे उनसे कहीं ना कहीं हम शायद बच सकें। मुकुल जी, आपका मैं रुख करना चाहूँगा। जिस प्रकार से हमने देखा कि देश में जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार तो अपनी तरफ से सभी तैयारियां कर ही रही है, ठीक है, थोड़ी देर हर चीज़ में लगती है, लेकिन अब धीरे धीरे वो सभी आपूर्तियां, भले ही वो दवाइयों को लेकर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो, चिकित्सीय सुविधाओं को लेकर हो, वो धीरे धीरे वो चीज़ें अपने एक नॉर्मल स्तर पर आ रही हैं। और ऐसे में कई लोग, कई एनजीओ, कई समाजसेवी आगे आ रहे हैं सरकार की मदद करने के लिए और जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए कि सरकार तो आपके साथ है ही, अब हम भी आपके साथ खड़े हैं, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इस तरह के लोगों के आ जाने से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के इस माहौल में पॉजिटिविटी की एक हल्की किरण भी बहुत होती है। क्या कहना चाहेंगे मुकुल जी? मुकुल जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? लगता है तकनीक खामी की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वीएन त्रिपाठी जी, आपका मैं रुख करूंगा, यही सवाल आपसे भी है, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लगता है त्रिपाठी जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क करने की हम दोबारा कोशिश करेंगे। चलिए रमेश जी, जो इस प्रकार की खबरें जो हम देख रहे हैं, भले ही हम राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की हम बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, सरकार तो मदद कर ही रही है, लेकिन कई लोग अपनी अपनी तरफ से भी सरकार की ओर उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया है, ताकि न सिर्फ सरकार को बल्कि जनता को भी ये हो कि सिर्फ सरकार के ही भरोसे हम नहीं हैं, हमारे लिए कई और लोग भी लगातार खड़े हैं, मदद कर रहे हैं। रमेश जी। जी उमंग, सहयोग और समन्वय हमारी परंपरा है, हमारे खून में ये रचा बसा एक तर्क है जिसके आधार पर हम जीवन शैली को हजारों सालों से चलाते हैं। जब कभी भी किसी भी तरह की कोई आपदा आई है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मैन मेड हो, हर व्यक्ति ने अपनी तरफ से आगे बढ़कर के सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए मदद की है। चाहे भूकंप हो या सुनामी हो, कोई भी ऐसी जो अगर कभी भी विपत्ति आई है, ये उदाहरण है और इतिहास इस बात का गवाह है कि हर व्यक्ति अपनी तरफ से आगे बढ़ करके, वह व्यक्ति जात पात धर्म लिंग क्षेत्र कुछ भी नहीं देखता। अगर आसाम में अगर कोई विपदा आई है तो राजस्थानी भी उतना का उतना जो है उसके दिल में एक दुख पैदा होता है, सहयोग की भावना पैदा होती है। तो यह मानवीय प्रकृति और मानवीय स्वभाव है जिसकी वजह से हम आज जिंदा है। कारण यह है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल विकास के ऑप्टिमम जगह तक नहीं पहुंचता, उसके लिए सबका सहयोग होना जरूरी होता है, चाहे वो पारिवारिक सहयोग हो, गली मोहल्ले का सहयोग हो या कुटुंब का, समाज का। जो व्यक्ति जिस स्तर पर और जिस जगह पे पहुंचता है, मुकाम तक पहुंचता है, वह व्यक्ति अकेला नहीं होता। ठीक इसी तरह से किसी भी विपत्ति का सामना करने के लिए वह व्यक्ति जिसके घर में आपदा आई है, जिसके घर में कोविड के कारण से असामयिक मृत्यु हुई है, दुख सभी को है। और जिस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं उससे लगता है कि हम सभी कहीं न कहीं एक दूसरे से, चाहे किसी न किसी रूप में हो, मानवीय रूप में हो, भावात्मक रूप में जुड़े हुए होते हैं। तो वह व्यक्ति हर बार यही सोचता है कि अगर मैं सक्षम होता तो ये काम करता, मदद के लिए आ गया। आज सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, यह अपनी तरफ से किसी न किसी रूप में आगे बढ़ करके, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, मेडिकल असिस्टेंस की व्यवस्था हो या जो भी उनसे जैसी भी सुविधाएं मदद
हो सकती है, आगे बढ़ रहा है, यह मानवीय स्वभाव है। व्यक्ति कोई अकेला नहीं है, व्यक्ति अकेला रहकर कोई काम कर भी नहीं सकता, वह सामूहिकता में होता है। अगर किसी एक के ऊपर विपत्ति आती है तो गली मोहल्ले वाले सारे उसके साथ में रहते हैं, चाहे वो कार्य करे या न करे, सहयोग करे या न करे, लेकिन वहाँ जाकर के खड़े होते हैं, उसको संबल प्रदान करते हैं। लेकिन चूंकि सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं या सामाजिक जो संस्था है वह आज विपत्ति के काल में किसी न किसी रूप में हो वह आगे बढ़ करके सहयोग कर रहे हैं, इसलिए दुख की जो सीमा होती है वह थोड़ी कम हो जाती है। दुख जो है बांटने से बंटता है, इसीलिए हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सामने आता है। वह छोटा सा भी प्रयास, पिछले 1 साल से हमने भी देखा कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब हर व्यक्ति ने अपनी तरफ से जो भी जैसा भी पड़ा उसने सहयोग किया, और आज फिर जबकि दूसरी वेव, तीसरी वेव, पता नहीं किस तरह का रूप और स्वरूप बदल के कोरोना हमारे सामने आ रहा है, और हम उस हर मुसीबत का सामना करने के लिए मजबूती के साथ में खड़े, व्यक्ति के रूप में हो, सामूहिकता के रूप में है। तो एकलता से सामूहिकता का जो व्यवहार है वह हमारे यहाँ आज का नहीं है, कोई समझाने का ज़रूरत नहीं होती, किताबों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। यह तो एक मानवीय स्वभाव है, मानवीय प्रवृत्ति है जो किसी न किसी रूप में सामने आती है और वह सहयोग करने को तत्पर रहती है। यही वजह है कि 3 लाख से अगर 2.5 लाख तक का जो रिकवरी रेट है उसका कारण भी परोक्ष रूप से ही नहीं, प्रत्यक्ष रूप से उन सभी व्यक्तियों को साधुवाद है जिन्होंने अपने अपने तौर तरीके से इस महामारी को रोकने के लिए उस व्यक्ति का विशेष का दुख कम करने के लिए साथ में खड़ा है, चाहे वो भावात्मक रूप से हो या किसी और रूप में हो। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो ये धरती है वो देवभूमि की तरह है। दुनिया में कहीं पे भी इस तरह का जो उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे वहाँ, जहाँ विभिन्न तरह की जातियाँ हैं, बोली है, व्यवहार है, आचरण, विचार है, लेकिन जब क्राइसिस होता है, किसी भी तरह की आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो सभी एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। यही विभिन्नता में एकता का जो तत्व बिल्कुल, है, बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे देश की और आगे कुछ बात ही ऐसी है कि जब आपदा आती है या विपत्ति आती है तो सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। और ऐसा ही एक मामला देखने को आया है उत्तराखंड में, हरिद्वार में। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हमारे देश में, राज्यों में, हर जिले में, हर शहर में कोविड तबाही मचा रहा था, लोग ब्लड के लिए, प्लाज्मा के लिए दर दर भटक रहे थे, तो ऐसे में हरिद्वार से एक अच्छी पहल हुई। ब्लड वॉलंटियर हरिद्वार, ब्लड फ्रेंड्स देहरादून और रक्त मित्र उत्तराखंड ने एक, कह सकते हैं कि एक ग्रुप का निर्माण किया जिसके अंदर एक प्लाज्मा टास्क फोर्स बनाई गई, और ये बिना किसी प्रचार के, बिना मीडिया में आए या बिना किसी एडवर्टाइज के चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। जगह जगह न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि उत्तराखंड के बाहर भी जिसको भी प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है ये वहां तक उसको पहुंचा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे विशाल इन कोशिशों के बारे में? क्योंकि ये बड़ी पहल है उत्तराखंड से, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये प्लाज्मा और इस तरह की जो चीजें हैं वो रख रहे हैं, क्योंकि सरकार की ऐसे में बड़ी मदद होगी, क्योंकि लगातार सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा सा सपोर्ट चाहती है लोगों से, लोगों को जागरूक करना चाहती है। ऐसे में जिस तरह से ये संस्था, ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हालांकि इन्होंने किसी की मदद नहीं ली, लेकिन फिर भी जिस तरह से ये चीजें कर रहे हैं, ये लोगों के सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं उनको कि किस तरह से हम इससे बचाव कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको लड़ सकते हैं, किस तरह से हम कोरोना को एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं, तो ये देखने में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और जिस तरह से इन लोगों ने एक बड़ी पहल की है तो सरकार भी इनसे काफी खुश है, और जिस तरह से सरकार भी इनको अब सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार भी चाह रही है कि इसको हम बड़े लेवल पर लेकर के जाएं, क्योंकि जिस तरह से जो हमारे लोग हैं जो इससे कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनको हम बचा सके, तो उसको लिहाज से भी कहीं ना कहीं ये जो पहल है ये बहुत अच्छी और पहल मानी जा रही है, और आसपास के जो लोग हैं वो भी इसको सराहनीय मान रहे हैं, और लगातार उत्तराखंड में चर्चाएं बनी हुई है। और आज के समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं तो लगातार ऐसी पहल करने की जरूरत है, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि जगह जगह इस तरह की पहल करने की जरूरत, उमंग जरूरी हो चुकी है आज के समय में। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं जो बिना लाइमलाइट में आए, सिर्फ और सिर्फ एक समाज सेवा
की एक पहल के तहत इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। चलिए अब एक बार हम नजर डाल लेते हैं कई अब राज्यों के कोरोना ग्राफ के ऊपर। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 24 अप्रैल को यहां पर 37,944 मामले आए थे। उसके बाद में 25 अप्रैल को ये मामले घटे और 26 अप्रैल को ये मामले और ज्यादा घटे। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 67,000 24 तारीख को, 25 को 66,000 और 26 अप्रैल को इतना ज्यादा गिरावट देखी गई है 48,700। ठीक होने वाले मरीजों की अगर हम बात करें तो 24 तारीख को 63,000, 25 को 61,000 और 26 तारीख को 71,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए। महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा प्रभावित था, तो जरूरी है इन आंकड़ों की भी बात करना। दिल्ली के आंकड़ों की बात करें तो 24 तारीख को 24,000, 25 को करीब 23,000, 26 तारीख को 20,000 केस सामने आए, यानी कि गिरावट आ रही है। ठीक होने वालों की अगर बात करें तो 24 तारीख को 22,000, 25 को 21 और 26 तारीख को फिर से 22,000 लोग ठीक होके घर भी जा चुके हैं। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं, अगर इन आंकड़ों पर भी हम नजर डालेंगे तो न सिर्फ संक्रमण के आंकड़े बल्कि ठीक होने वाले आंकड़ों पर भी अगर हम नजर डालेंगे तो एक राहत की सांस जरूर हम भी ले पाएंगे और हमारे मन मस्तिष्क से जो नेगेटिविटी है वो कम से कम हटेगी। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में ठीक होने वाले आंकड़ों की बात करें तो 24 तारीख को 6,479, 25 अप्रैल को 6,700 और 26 तारीख को 7,700 लोग। यानी कि आप देख सकते हैं आंकड़े आपके सामने, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन आंकड़ों पर भी अगर आप नजर डालेंगे तो संक्रमण की रफ्तार में भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है और वहीं ठीक होने वालों की रफ्तार में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ठीक होने वाले आंकड़ों पर भी ध्यान दीजिए। और जो लोग, जो समाज से ही उठकर जो लोग इस समय मदद करने आगे आए हैं, उन खबरों पर भी ध्यान दीजिए। उन्हें भी एप्रिसिएशन की जरूरत है। हालांकि वो कहते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को भी एप्रिशिएट कीजिए। और शायद यही वजह थी कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली और थाली बजाने की बात कही थी। उससे हालांकि किसी मर्ज का इलाज नहीं होता, लेकिन कम से कम जो लोग इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं उनका, हम कह सकते हैं कि थोड़ा उनका भी मनोबल बढ़ता है कि देखिए देश का हर व्यक्ति हमारे साथ है, हमारा उत्साह बढ़ा रहा है और आज इसी की जरूरत है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश पुरोहित जी आपका भी धन्यवाद, विशाल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर देश में कुल आंकड़ों की बात करें, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि संक्रमित होने के आंकड़े जरूर 3 लाख से ऊपर चले गए हैं, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों के आंकड़ों की भी अगर बात करें तो वो भी 2.5 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। और अब सरकार अकेली नहीं है कोरोना संक्रमितों का इलाज करने में। सरकार के साथ तमाम समाजसेवी संस्थाएं, तमाम धार्मिक संस्थाएं भी साथ में आ चुकी हैं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।